बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हों या वो अवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा आप लोगों का फोरम है, पब्लिक फोरम है, इसमें आप भी लाइव कॉल करके इसमें प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है इस प्रोग्राम के रूह रवा और बैरो चीफ इस्लामाबाद कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम सदीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, आज के बड़े अहम मौज़ूआत हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे ज़िला हरीपुर के हवाले से। ज़िला हरीपुर का इलाका है जी खल्लाबट। वहाँ पर जो तरबेला डैम के मुतासरीन हैं उनको कब्रिस्तान का मसला है। वहाँ पर कब्रिस्तान की अराजी तो मौजूद है, लेकिन हमारे सियासी जो नुमाइंदगान हैं, वहाँ की इंतज़ामिया है, वो क्या कुछ कर रही है, क्यों उन लोगों को अभी तक जो है वो कब्रिस्तान का जो इनका बड़ा मसला है वो हल नहीं किया गया। इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। दूसरा सेगमेंट जो हमारा है उसमें हम बात करेंगे ज़िला मानसरा के हवाले से। ज़िला मानसरा में महकमा ज़राअत की जानिब से वहाँ पे अभी जो इस साल की जो भी गंदम का जो ज़ाहिर मौसम है, तो वहाँ पर किसानों को महकमा ज़राअत की जानिब से जो बीज दिया गया है उसको कीड़ा लग चुका है, वो ख़राब हो चुका है। तो किसानों का ये कहना है कि शायद बड़ा बहरान जो है वो इस साल आ सकता है गंदम का। तो इस हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे, क्या मामला है ये। और आखिरी जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे, चूंकि आपको पता है DIG हज़ारा काजी जबीलुर रहमान साहब को तब्दील कर दिया गया था, IG इस्लामाबाद लगा दिया गया था। तो अभी उनकी सीट जो थी वहाँ पे DIG हज़ारा कोई नहीं था। DPO एबटाबाद जो है तो वो एक्टिंग DIG हज़ारा की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो अभी जो है वो मीर वाइज न्याज को नए DIG हज़ारा तैनात किया गया है। तो रिसेंटली आज ही उन्होंने अपना जो है वो चार्ज संभाला है। तो इस पर भी बात करेंगे, उनकी क्या कुछ खिदमत थी। और मज़ीद ज़िला हज़ारा डिवीज़न की बात की जाए, वहाँ पर भी हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स किए हैं। वहाँ पर हमने देखा है कि टारगेट किलिंग की बात की जाए या दीगर जो जराइम हैं उनकी बात की जाए, इजाफा हुआ है। तो उनकी क्या कुछ हिकमत अमली होगी, क्या कुछ स्ट्रेटजी से अपनाएंगे, कैसे तनूली से भी तफसीलन बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे नुमाइंदे सईद अकरम ने ज़िला हरीपुर के कब्रिस्तान के हवाले से जो मसला है खल्लाबट टाउनशिप का, उस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तरबेला डैम के क़याम में लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल कायम करने वाले मुतासरीन तरबेला डैम की सबसे बड़ी आबादी खल्लाबट टाउनशिप के मकीनों के लिए कब्रिस्तान की तोसी की अदम दस्तयाबी का मसला शिद्दत अख्तियार करने लगा है। तकरीबन 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए 43 साल कबल कब्रिस्तान की अराजी के लिए वफ़ की गई जगह तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मुतासरीन तरबेला डैम के ਜਿਹੜੇ बड़े बुजुर्ग ਆ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾ ਗਿਆ और खलबट मुतासरीन ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਲਬਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜੀ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ रोड सड़कों पानी ਦੀ मसले ये तो चलो जीना जी नहीं हो गए, मगर मरन के बाद भी उन्होंने से परेशानी का मसला आ गया। तो खलबट में हुण कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल नहीं रही, तो लिहाजा असीं रिक्वेस्ट करते हैं अरबाब इख्तियार अगे कि असां ये जगह दी जुले और इंशाअल्लाह इस उत्ते जल्द से जल्द कम किया जुले तां जे ये कब्रां का मसला हल हो सके। और चंद कब्रों की जगह बकाया है जो कि इलाका मकीनों के लिए बायस तशवीश है। इस सिलसिले में चंद मुखय्यर हजरात ने अपनी मदद आपके तहत भी आम आवाम के लिए कुछ अराजी कब्रिस्तान के लिए तो वक्फ की, ताहम अब सरकारी कब्रिस्तान समेत बाकी कब्रिस्तानों में भी जगह अपने अख्ताम के करीब है। आप जैसे देख रहे हैं कि खल्लाबट टाउनशिप का ये कब्रिस्तान आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। आज से 44 साल कबल ये ज़मीन 100 कनाल अलाट की गई थी जो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो कम से कम 20 से 25 कब्रों की जगह रह चुकी है। आज खल्लाबट के हर घर के अंदर ये अंदेशा पाया जाता है कि अगर इस चीज़ को फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हल न किया गया तो कल को मैयत घर में पड़ी होगी तो लोग ये सोचेंगे कि हम इनको अब दफनाएंगे कहाँ, जो कि इस इलाके के अवाम की अहम ज़रूरत के साथ साथ एक बड़ा मसला भी है। एक तरफ तो खल्लाबट टाउनशिप के नवाह में वापरा की सैकड़ों कनाल अराजी तो मौजूद है, मगर हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बायस अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सारी दुनिया को पता है कि हम लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस टाइम के लिए। और अभी जो ये कब्रिस्तान के फुल होने का मामला है, चाहिए तो ये था कि अरबाब इख्तियार काफ़ी पहले इस मामले का हल निकाल लेते, लेकिन आम तौर पे ऐसा ही होता है कि जब तक कोई एहतजाज ना किया जाए या पानी सर से ना गुज़र जाए उस वक्त तक हम मसाइल का हल जो है ना वो निकालते नहीं हैं। क्योंकि
ऐसे मौके पे जब किसी घर में मैयत हो जाए और उसके बाद उसको दफनाने की जगह ना मिले, ऑलरेडी वो लोग काफ़ी परेशानी की हालत में होते हैं, और फिर जगह का ना मिलना वो एक और मसला उसमें खड़ा हो जाता है। तो फिर उस वक्त इंतज़ार ना किया जाए कि मैयतें हम लोग चौकों में रख के बैठ जाएं और उस वक्त फिर लोग हमसे बात करने के लिए आएँ। तो असांखे बड़ी परेशानी है, मैयत वाले कार ऑलरेडी पहले परेशानी बनी थी, फिर असांजी परेशानी वो शुरू हो सी गिरा कि हुण मैयत दफनाना किथे, ते इत्थे सारा कब्रिस्तान तकरीबन पूरा हो चुका है, थोड़ी बहुत जगह रह गई है। मेरे ख्याल में महीना 20 दिन तक ये फुल हो जलसी। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया खलाबट टाउनशिप के अवाम के कब्रिस्तान के इस अहम मसले पर खुसूसी तवज्जो दें, तो न सिर्फ मकामी आबादी के लोगों के लिए बल्कि इससे मुल्हिका इलाकों के अवाम भी कब्रिस्तान में अपने अजीज़ व क़ारिब की तदफीन कर सकेंगे। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के लिए सईद अकरम, हरीपुर। जी नाजरीन, सईद अकरम की हुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और आपने देखा कि अवाम किस अजियत में मुब्तला हैं, बड़ी परेशानी है, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो कैसर तनोली से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, बताइएगा, बड़ा अरसा गुजर चुका है, सईद अकरम की रिपोर्ट भी आपने मुलाहिजा की, लोगों ने भी कहा कि 44 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और तरबेला डैम के मुतासरीन हैं ये लोग। तो इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है, हमारे जो सियासी नुमाइंदगान हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं? ज़ाहिर है इतना बड़ा मसला है, इससे दीगर जो मुल्हिका इलाके हैं उनको भी तो ज़ाहिर मुश्किलात का सामना है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सदीक, हज़ारा डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम लोग बात करें, दो वहाँ पर डैम हैं, एक तरबेला डैम और एक दूसरा खानपुर डैम। और तरबेला डैम जो है उसकी अहमियत को और तरबेला डैम के जो मुतासरीन हैं उनकी जो कुर्बानी है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। तरबेला डैम इस मुल्क का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है, वहाँ से जो बिजली पैदा होती है इस मुल्क की तकरीबन 70% बिजली वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो मुतासरीन तरबेला डैम जो हैं उस वक्त जिन्होंने अपने गाँव, अपने घर, अपने आबा व अजदाद की कब्रें, ये सबसे बड़ा फ़ैसला होता है, लेकिन उस वक्त ये फ़ैसला लिया गया और 44 साल का अरसा बड़ा अरसा है। तो फैसला लिया गया, उन लोगों ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, इस अपने लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी, इस मुल्क के अंदर तरक्की होगी, इस मुल्क के अंदर जो एनर्जी का अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा सोर्स है वो तरबेला डैम। तो ये सारी चीज़ें उन कुर्बानियों की वजह से ही हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ पर हम लोग बाकी डैम बनाने की बात करते हैं, किसी और जगह पे बात होती है डैम बनाया जाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं। लोग, वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी इस बात पे तैयार नहीं होते, वहाँ की जो सियासी लीडरशिप है वो भी तैयार नहीं होती, कहीं ना कहीं पे आपको मसाइल रहते हैं। लेकिन ये उस वक्त एक फ़ैसला हुआ, अच्छा फ़ैसला हुआ, जिससे आज ये मुल्क जो है आगे बढ़ रहा है। तो उनके साथ, वहाँ के लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो वादे किए गए थे ना, उन वादों को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। उनके जो मसाइल हैं, आपने उनको प्लॉट्स दिए, आपने उनको मुतबादिल जगह दी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दी, मुख्तलिफ सूबों में दी। तरबेला डैम के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो हैं वो बिखरे हुए हैं। कोई सिंध के अंदर किसी को आपने जगह दी, किसी को पंजाब के अंदर आपने जगह दी, किसी को आपने बलूचिस्तान के अंदर जगह दी, और बहुत बड़ी तादाद में लोग डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के इस ये खलाबट टाउनशिप जो है इसको पूरा आबाद किया गया। ये सारे मुतासरीन तरबेला डैम है। तो अब इनकी ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को ज़रूर पूरा करना चाहिए। और अब जिस तरह उन्होंने कहा जी कि कब्रिस्तान की जगह कम पड़ रही है, तो कब्रिस्तान का मसला सबसे अहम मसला है। किसी को नहीं पता कि उसने कितना ज़िंदा रहना है, उसको बीमारियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, और मौत का तो पता किसी को नहीं है। तो फिर उनके लिए चीज़ होनी चाहिए, वो ठीक इसके ऊपर फिक्रमंद है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिबाब ने। महर सिबाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महर सिबाब साहब, बताइएगा कि ज़िला हरीपुर का जो इलाका है खलाबट, वहाँ पे ज़ाहिर मुल्हिका इलाके भी होंगे, कब्रिस्तान का बड़ा मसला है। तो बताइएगा, यहाँ पे जो हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं, वैसे तो वो बहुत बड़े दावे करते हैं, तब्दीली सरकार की बात की जाए, वहाँ से मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, कैसर तनूरी की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की होगी। बिल्कुल एनर्जी की अगर बात की जाए तो बड़ी अहमियत का हामिल है ज़िला हरीपुर। तो बताइए क्या कुछ कर रही है हमारी ज़िले इंतज़ामिया, हमारे जो MNAs MPAs हैं? अब इतना बड़ा मसला है ज़ाहिर है, तो क्यों हल नहीं किया गया अभी तक? जी बिल्कुल सदीक, शुक्रिया। जिस तरह के कैसर साहब ने बड़ी तफसीलन आपको थोड़ा सा ये जो उनकी रोशनी डाली कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए
तो जगह जगह पर मुतासरीन तरबेला डैम जो हैं वो मौजूद हैं, उनके वहाँ पर उनको रिहायशें दी गई हैं। तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह के 44 साल तकरीबन कबल जब तरबेला डैम बना, तो यहाँ पर जिस तरह ये मसाइल तो बहुत है इन मुतासरीनों के, लेकिन जो कब्रिस्तान का जो मसला है यहाँ पर मैं बताऊं कि इनको सरकारी कब्रिस्तान, जब यहाँ पर खलाबट की टाउनशिप, उस वक्त आबादी जो थी तकरीबन 10 से 12 हज़ार थी। तो अभी अगर मौजूदा हम देखें तो अभी इनकी आबादी 2.5 से 3 लाख तक, ये आबादी सबसे जो ज्यादा मुतासरीन अभी रह रहे हैं वो खलाबट टाउनशिप के ये 4 सेक्टर हैं सदीक, और इन 4 सेक्टरों में अगर देखा जाए आबादी लाखों की आबादी है। और कब्रिस्तान जो सरकारी आज से तकरीबन जब तरबेला डैम बना इनको अलाट की गई थी सरकारी जमीन, तकरीबन वो फुल हो चुकी है। यहाँ पर अभी कब्रिस्तान देखा जाए तकरीबन 10 से 12 जो है यहाँ पर मय्यतें और दफना सकते हैं, अब बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो इन्होंने ये इशू इस पर बारहा इन्होंने एहतजाज भी किए मुतासरीन ने कि हमें जो है चले बाकी चीजें तो है ही हैं, लेकिन कब्रिस्तान का जो ऐसा इशू है कि क्या हम मय्यतें आगे, इनको भी ये फिक्र लाहक हो गई है कि ये मय्यतें हम कहाँ लेके जाएंगे। और जो साहिब सतात लोग हैं उन्हें तो अपनी जमीनें खरीद ली हैं, वो तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आबादी है वो जो है उनके लिए अभी जगह जो है लेना यहाँ पर मुश्किल है। तो खलाबट टाउनशिप की मैं अगर बात करूँ, ज्यादातर आबादी इसमें 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर में जो लाखों की आबादी है, इन्होंने यही मुतालबा किया वापदा के वापदा के अंदर आती है जमीन, और वहाँ पर काफी जगह यहाँ पर है भी है। तो गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह कबल जो हमारे वफाकी वजीर हैं मोहम्मद यूसुफ खान साहब, उनसे भी उन्होंने उसका बाकायदा प्रोसेस जारी है कि भाई इस पे काम जारी है, लेकिन अभी तक ताहाल ये लोग परेशान है कि जगह फुल हो चुकी है। और अभी उन्होंने कहा कि हम इसको तकरीबन 2 कनाल जगह और देंगे, तो उसके बावजूद जो है 200 कनाल जगह, तो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादा जगह पड़ी है खलाबाट के एरियाज में वापदा की, लेकिन मुतासरीनों का जो हक बनता है, इन्होंने कुर्बानी है जिनको आबाओ अजदाद ने तकरीबन 84 गाँव ने जो कुर्बानी दी थी, तो ये लोग अभी यही मुतालबा कर रहे हैं कम अज कम हमें कब्रिस्तानों की जगह दें, हम अपनी मय्यतें इसके बाद कहाँ लेके जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा ये गंभीर मसला बना हुआ है इस वक्त। अगर देखा अच्छा महर साहब, आप बताइएगा, आपने जिस तरह कहा कि लोगों ने बारहा एहतजाज भी किया, तो इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? हमारे जो सियासी नुमाइंदगान है, मिनिस्टर्स वहाँ पे हैं, तो आपने कहा कि जिस तरह खलाबट के अंदर भी जगह मौजूद है, फिर भी क्यों मतलब ये नहीं किया जा रहा इनका मामला हल? देखिए बात यह है कि यहाँ पर अगर देखा जाए सदीक, अगर 1 माह पहले इनको 200 कनाल जगह की उमर यूसुफ साहब जो हमारे वफाकी जो है पानी और बिजली के वजीर है, उन्होंने कहा कि हम आपको जगह देंगे, लेकिन हुकूमती प्रोसेस जो होता है ना उसमें सालों भी लग सकते हैं। तो सरकारी जमीन अलाटमेंट करना, तो ये तो हुकूमत कुछ इश्यूज ऐसे काफी इनके मसाइल पड़े हैं जो इस पर प्रोसेस जारी हैं। लेकिन कब्रिस्तान का अभी अगर देखा जाए ये इसका जेन्युइन मसला है कि क्योंकि कब्रिस्तान में जैसे अभी आपको कहा कि तकरीबन 10 से 12 मय्यतें और यहाँ पर दफनाई जा सकते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर जगह ही नहीं है कहीं पे। तो एक ही कब्रिस्तान है, 4 सेक्टर्स हैं। तो जी महर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक मुख्तसर वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद, और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। कैसर तंदोली ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ हरीपुर महर साहब। उन्होंने भी बताया कि जिस तरह अक्सर हम लोग बात करते हैं कि हमारे सियासी नुमाइंदगान ने फंड मुख्तस कर दिया है। देखें, नहीं उन्होंने ठीक बात की कि उन्होंने कहा जी कि सरकारी काम और सरकारी काम जो है आपको पता है कि उसकी फाइलें चलने में, चलाने में, उसको पहिए लगाने में टाइम लगता है, और एकदम से इतना तेज़ी के साथ ही काम नहीं हो सकते कोई भी सरकारी अगर काम होगा। लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उन लोगों के लिए कब्रिस्तान के अंदर मज़ीद जगह बची नहीं है। अब उनको तो फ़ौरन इस मसले का हल चाहिए, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, फिर ये बात करनी ज़रूरी है, जिन्होंने कुर्बानी दी और अपने आबाओ अजदाद की कब्रें, अपने गाँव 84 गाँव का जिक्र किया महर साहब ने कि 84 गाँव के लोग जो हैं वो दर बदर हुए, कोई पाकिस्तान के किसी कोने में, कोई किसी कोने में। अच्छा किया उन्होंने, अच्छा फ़ैसला था, इस मुल्क के लिए था, अपने
आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए था, ठीक हुआ। लेकिन जो चीज़ें वो लोग जो उनका हक बनता है वो देना वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। और जो उस वक्त वादे हुए उस वक्त ठीक है कि उस वक्त आबादी मुतासरीन तरबेला डैम की जो हरीपुर के खलाबट टाउनशिप के अंदर उस वक्त आए 12,000 का जिक्र किया कि 12,000 लोग थे, उनके लिए 100 कनाल जगह मुख्तस की गई कब्रिस्तान के लिए। वो 100 कनाल जगह उस वक्त के अतबार से बिल्कुल ठीक फैसला था। लेकिन ज़ाहिर बात है जब कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा या कोई मामलात हुए होंगे या सरकार ने कोई चीज़ें तय की होंगी, उसमें ये चीज़ ज़रूर शामिल होगी कि 20 साल बाद 30 साल बाद जब ये आबादी बढ़ेगी तो इसके एक्सटेंशन के अंदर ये चीज़ शामिल होगी कि आपने कब्रिस्तान के लिए मज़ीद 100 कनाल या 200 कनाल जगह आपने देनी होगी। अगर नहीं थी तो फिर गलत बात है, बड़ी ज़्यादती की गई है। अगर की गई है तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त 44 साल पहले 100 कनाल का रेट क्या था, आज 44 साल बाद 100 कनाल का जो रेट है वो उससे 20 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। इसी तरह तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी आ गई है यहाँ पर कि गरीब आदमी अपने लिए वहाँ पर ये कनालों में या 100 कनाल या 50 कनाल या 20 कनाल जगह कोई नहीं खरीद सकता। उसने अपने मुर्दों को अपने दफनाना तो है ना, उसको जगह तो चाहिए। तो अब जिम्मेदारी बराह रास्त आयद होती है स्टेट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो उनके लिए कोई ग्राउंड बनाएं, वो उनके लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं कि फ़ौरन इस चीज़ को वो प्रोसेस कर सकें, फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद हो सके। और अगर ये अब नहीं हो पाया, ये टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि उमर अयूब साहब जो हैं वो खुद मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो फेडरल मिनिस्टर हैं वाटर एंड पावर के, तो वो फौरी अपने सिग्नेचर्स के साथ इस चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ी सी जो कार्रवाई करनी है, वो पता है क्या करनी है, महकमा वापडा के आला अफसरान के साथ उनको कोई मीटिंग्स करनी होंगी या किसी के साथ उनको लेटरबाजी करनी होगी और उनको कहना होगा, थोड़ा सा पेन लेना होगा। अगर पेन लेंगे तो चीज़ें मसले का हल निकल सकता है। और वहाँ पर वापडा की बड़ी ज़मीन पड़ी है जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, जिसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और अगर वो ज़मीन किसी के इस्तेमाल में लाई जा सकती है, अगर उस ज़मीन के ऊपर किसी का कोई हक है, वो सबसे पहले मुतासिरीन तरबेला डैम का है। उनको वो ज़मीन देनी चाहिए फ़ौरन से, और उमर अयूब साहब को पेन लेना होगा। फिर वही बात है कि जिस तरह से वो सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं जी हो जाएगा, कर लेंगे, देखते हैं, इस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। इन लोगों को प्रेशर बनाना होगा, उमर अयूब के घर के सामने जाकर इनको डेरा लगाना होगा। एहतजाज ज़रूरी नहीं, एहतजाज की बात नहीं कर रहा, उनके पास जाके बैठना होगा कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर अब इतनी जगह नहीं है कि अगले हम लोग 2-4 महीने या 6 महीने इंतजार कर सकें। तो 4-6 महीने में अगर उनका मसला हल हो जाता है फिर तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं, सरकारी जो काम होते हैं, उन फाइलों को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पहिया लगाना, उनको चलाना, वो टाइम लेती हैं। तो अब उमर अयूब साहब बराह रास्त क्योंकि वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो महकमा वापडा के किसी आला अफसर को, चेयरमैन को लिखें, किसी डीजी को लिखें, पेशावर में किसी से रब्ता करें, या जो भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये काम करना है। अगर वो पेन लेंगे तो फिर तो कुछ हफ्तों में हो सकता है, कर सकते हैं। बराह रास्त करना ही उन्होंने। ज़मीन भी वापडा की है और मिनिस्टर उसी ज़िले का है और फेडरल मिनिस्टर है, उससे और उसी वजारत भी उनके पास वही है। कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं अगर वो करना चाहें। तो जहाँ पर अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए उनको एफर्ट करनी चाहिए, करके दें वो। और मैंने पहले कहा ना, अगर वापडा की जगह है तो वापडा की जगह सबसे पहले जो हक है वो इन्हीं मुतासिरीन तरबेला डैम का है, क्योंकि ये डैम बने उन्हीं की ज़मीनों के ऊपर है, और उन्हीं के घर, उन्हीं के गांव, उन्हीं के बड़ों की कब्रें वहाँ पर जो हैं उस डैम की नज़र हुई हैं। तो उनका हक उनको मिलना चाहिए। कोई इतना बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो जायज़ डिमांड कर रहे हैं और उनका वो मसला है, उसको हल होना चाहिए। अगर उनके पास कब्रिस्तान की जगह नहीं, एक शख्स अगर मुतासिरीन तरबेला डैम है, खलाबट टाउनशिप में रहता है, तो उसके घर में कोई मैयत हो जाती है, उनके घर में कोई फोत हो जाता है, तो फिर वो कहाँ से पैसे लाएगा अगर उसके पास इस्ताद नहीं है, या वो उसको कैसे वो अपने शहर से बाहर या अपने मोहल्ले से बाहर जाके अपने प्यारे को कैसे दफनाएगा। तो ये जिम्मेदारी बराह रास्त आयद होती है हमारे उमर अयूब साहब पर, हमारी वफाकी हुकूमत पर, हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं। और उस वक्त मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता कि वो क्या मुआहिदा था या वो क्या मामला तय हुए थे, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कि, लेकिन ये ऐसा होगा, ज़रूर होगा कि अगर आपको 100 कनाल अराज़ी उस वक्त दी गई 44 साल पहले कि कब्रिस्तान के लिए रख दी गई है, और उस वक्त के आबादी के तनासुब से वो 100 कनाल काफ़ी थी, लेकिन अब 44 साल बाद वो 100 कनाल बिल्कुल काफ़ी नहीं है, क्योंकि आबादी उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब आबादी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर एक चीज़ शामिल होगी कि इतने अरसे बाद आप मज़ीद इतनी जगह देने के पाबंद हैं। ये लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई मामलात होंगे, अगर नहीं थे तो ज़्यादती की अब करने चाहिए। अब वफाकी वज़ीर को थोड़ा सा पेन लेके, थोड़ा सा अपनी सरदर्दी लेके तो इस मसले को हल करना चाहिए, कर सकते हैं। और मैंने कहा ना कि अगर अब ना हुआ
तो कल ये नहीं होगा। फिर ये लोग इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे। उमर अयूब साहब के घर के सामने जाके बैठ जाए, एहतजाज की बात नहीं कर रहा हूँ, या ये नहीं कह रहा हूँ कि उधर को धरना दे दें। घर जाके बैठने से मुराद ये है कि उनके सर पे सवार हो जाए कि भाई इस मसले को आप हल करके दें। अगर ये मसला इस दौर में हल ना हुआ, उमर अयूब साहब जब तक वफाकी वजीर हैं और ये वजारत उनके पास मौजूद है वाटर एंड पावर की, तो ये मामला उनके सामने कोई मामला ही नहीं है अगर वो करना चाहें तो आपने अपना प्रेशर बनाना है। आप अगर प्रेशर बनाएंगे, यहाँ पर मामला वैसे चलते ही नहीं, आगे जाना पड़ता है। अपनी बात को बनवाने के लिए आपको अपने सर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन और कहाँ से? मैं दिलदार बोल रहा हूँ हरिपुर से, गाँव मलक्यार। जी सर, क्या कहेंगे? सर, जो कलबट कॉलोनी जो मुतहसीन को लेकर आए हैं, ये डैम वाली जगह जो तो हो गई है वो मुतहसीन की आ गई है। ये जो मुतहसीन लोग आकर आबाद हुए हैं, ये रस्ते नीचे हमारे गाँव मलक्यार के हैं। तो सदीक भाई, मेरा रिकॉर्ड जो है ना मलक्यार का 47-48 से ही गलत हो गया है। 47-48 में पाकिस्तान बना है, आगे 55-56 में कोरयूब की ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कैसे मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात, उन्होंने क्या की है। उन्होंने जिक्र किया कि 1947-48 में पाकिस्तान बना और गौर अयूब साहब की हुकूमत आई, तो ये मामला मतलब गौर अयूब साहब की हुकूमत तो नहीं आई ना 1947 उसने गलत कहा, मतलब तो उसी मामले पर बात कर रहे थे कब्रिस्तान के हवाले से, लेकिन उनकी कॉल भी कट हो गई। तो ये मामला मैंने कहा ना कि उमर अयूब साहब ये वो सियासी तो खानदान है। अगले दिनों सदर अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद फिर उनके साहबजादे गौर अयूब खान साहब स्पीकर रहे, उमर अयूब साहब उनके आगे बेटे हैं, उनके भाई चचाजाद भाई जो हैं अरशद अयूब साहब। इस वक्त ये ख़ानदान इस वक्त नहीं मतलब कि शुरू से किसी ना किसी खल्लाबट से ये कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कौन और कहाँ से? सर मैं साकिब रियाज सनोली बात कर रहा हूँ खलबट टाउनशिप से। जी साकिब साहब, क्या कहेंगे? सर एक्चुअली ये जो कब्रिस्तान का इशू चल रहा है, तो इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि खलबट मुतासरीन तरबेला डैम जो है अपने अजीजों कारिब या अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को तरबेला डैम के लिए वक्फ करके, मतलब उनकी जो कब्रें थी वो आज पानी के नीचे आ गई हैं। उस तरबेला डैम की मतलब हिजरत, मतलब पाकिस्तान की सेकंड बड़ी हिजरत कह सकते हैं आप, ठीक है। इस तरबेला डैम की वजह से हम लोगों ने हिजरत करके हम लोग खलबट टाउनशिप शिफ्ट हुए। हमें यकीन माने रोड के साथ साथ मतलब कि कोई ऐसी फैसिलिटीज जिंदा होके तो नहीं मिली, अलबत्ता हमने मरने के बाद जो कब्रिस्तान था वो भी हमसे तकरीबन फुल हो गया। हम चाहते हैं कि हमें एक नया कब्रिस्तान, मॉडल कब्रिस्तान जो खलबट के लिए तैयार किया जाए और उस कब्रिस्तान में बाकायदा सिक्योरिटी सिस्टम भी हो, और उसके अलावा क्या कहते हैं तरतीब वाइज जो जितनी भी कब्रें, बड़ों की अलग छोटों की अलग, एक मॉडल कब्रिस्तान हम लोगों को चाहिए। इस सिलसिले में आपको आज कॉल की है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। कैसर तंदोली खलबट से ही हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल इनका बड़ा मसला तो कि मैंने तो ये बात की है ना कि कुर्बानियों को और तरबेला डैम की अहमियत को तो उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। अब इस मसले का हल निकालना किसने है, उसके ऊपर भी बड़ी तफसीली बात की कि उमर अयूब साहब इस वक्त जो हैं वो बिल्कुल ठीक जगह पे बैठे हुए हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, उन्हीं लोगों में से हैं, और इन्हीं की जो ख़ानदानी सियासत के हवाले से हम लोग बात करते कि फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के बाद गौर अयूब साहब के बाद उमर अयूब साहब के बाद उनके चचाजाद भाई सूबे के अंदर, ये वफाक के अंदर और हर दौर के अंदर ये किसी न किसी जगह पर फिट रहे। फिट रहने से मुराद की चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, चाहे वो काफ की थी, ये हुकूमत का हिस्सा रहे। तो इनके लिए चीज़ें करनी मुश्किल नहीं है। और इस वक्त अब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर वजीर हैं और वफाकी वजीर हैं, सूबे के अंदर भी उनके अपनी फैमिली के लोग हैं, अहम मिनिस्ट्रीज उनके पास मौजूद हैं, तो काम कर सकते हैं अगर करना चाहें। और ये काम तो बहरास्त जो है करना ही उन्होंने, और इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा कि लोगों को थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। और हिम्मत क्या दिखानी होगी? क्विकली जरा बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि उमर अयूब को मतलब पेन लेके के काम करना होगा, तो अगले दिनों में लगता है कि मतलब वो इस बड़े मसले को हल करने में कामयाब होंगे? या बड़ा मसला नहीं है ये मसला, मैंने लोगों के लिए तो बड़ा लोगों के लिए जरूर बड़ा मसला है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे? मौत जो है उसके लिए कोई आपको कोई बता के तो नहीं आती हो ना कि अब किसी ने 6 महीने बाद मरना है, किसी ने साल बाद मरना है, वो तो आपके सर पे हर वक्त सवार है।
तो उसके लिए इनको तो फ़ौरन जगह चाहिए, फ़ौरन इसका सलूशन चाहिए। ये मसला इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन लोगों के लिए बड़ा मसला है। अब उमर अयूब साहब अगर चाहें तो कुछ उन्होंने चिट्ठियां लिखनी है, कुछ उन्होंने टेलीफोन कॉल्स करनी है, और अगर बहुत याद मार दें कुछ शायद कुछ चेयरमैन वापडा के साथ कोई मीटिंग करनी पड़ जाए, तो ये 2-3 चीज़ों से ये मामला हल हो सकता है। और वापडा की जगह अगर किसी को मिलनी चाहिए, वो मुतासरीन तरबेला डैम से बेहतर उसका कोई हकदार नहीं है, और उनके इस मसले को फ़ौरन वो हल करवा सकते हैं। और उमर अयूब साहब, मैंने कहा ना, पेन लेंगे तो तब ये मसला हल होगा। अगर ये मसला अब हल ना हुआ तो फिर इसने हल नहीं होना। अपने नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट का टॉपिक है ज़िला मानसरा के हवाले से, महकमा ज़राअत के हवाले से। महकमा ज़राअत की जानिब से जो किसान हैं उनको बीज दिया गया है, और उस बीज को कीड़ा लग चुका है, बीज बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो बड़े गंदम बहरान का आइंदा आने वाले दिनों में हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे मज़े की बात, आपको बाद में गुफ्तगू कैसर तनोली भी करेंगे, और इस हवाले से सबसे पहले हमारे नुमाइंदे राशिद अली राशिद ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, फिर इस पर बात करते हैं। तरक्की में किसान और काश्तकार बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। हमारे यहाँ अक्सरियती ज़मींदार और किसान तबका कम पढ़ा लिखा और गैर तालीम याफ्ता है, जिनकी रहनुमाई के लिए हुकूमती सतह से किसान और काश्तकार की मदद के लिए रिसर्च सेंटर्स और महकमे ज़राअत को ये फ़राइज़ सौंपे गए हैं, ताकि वो सादालू काश्तकारों को भरपूर रहनुमाई फराम कर सकें। महाना लाखों रुपये तनख्वाह लेने वाले इन्हीं मजाज महकमों के ज़िम्मेदारों की हद दर्जा गफलत के बायस मानसरा और तहसील बालाकोट, उगी और दीगर इलाकों में रवां सीज़न में फ़राम किए जाने वाला गंदम का बीज इंतहाई नाकस बग़ैर ग्रेडिंग के फ़राम किया गया है, जिसको कीड़ा लगने से बीज ज़ाया हो गया है। बीज लेकर आए, बीज जिस बीज में सबसे गंदे बीज था, कीड़ा लगा हुआ खाया हुआ बीज था, और ये हमारे इतना फसल ख़राब हुआ कि हमें हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हम तो गरीब बंदे हैं, लेबर हमारे खर्चा, ट्रैक्टर का खर्चा, सब हमें इस चीज़ का कौन हमारा नुकसान भरेगा। इनका सब इनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए ज़राअत बीज वालों की तरफ। इन्होंने हमें सब बहुत गंदा बीज है जिसमें सब कीड़ा लगा हुआ था। हमारी काश्तशुदा ज़मीन है वो तो बर्बाद सामने नज़र आ रही है कि कीड़ा लगा हुआ बीज हमें दिया, नाकस बीज दिया, और उसकी हालत भी ये देखें, हमारे लाखों रुपया खर्च हो गया है। लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद मुल्क में गंदम का इस वेले एक बहुत बड़ा बहरान है। इनकी जिम्मेदारी थी, बारीक तनख्वाहें ये ले रहे हैं। रिसर्च सेंटरों की सैकड़ों कनाल ज़मीनें इनके पास हैं, उसमें मशीनरी रखी हुई हैं, लेकिन ये क्या रिसर्च करते हैं और कौम के साथ ये क्या फ्रॉड है। और कौमी ख़जाने से जो अरबों रुपया सालाना इनको तनख्वाहों की मद में जारी होता है, मशीनरियों की मद में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, कोई पूछने वाला इनसे है। उसका रिज़ल्ट ये देखें कि हमें बीज दे रहे हैं। मुकामी सतह पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टाफ है जो हर महीने तनख्वाह लेता है, ना वो किसी किसान को जानते हैं ना किसान उन्हें जानते हैं। अगर चंद एक जानते हैं वो उनके पास जाते हैं, मशवरे के लिए मिलते ही नहीं है। सिर्फ फ़ोन दिए हुए हैं, कभी दिल में आ गया तो उठा लेते हैं, ना हुआ तो वो भी नहीं है। काश्तकार तबका के मुताबिक फ़ी कस बोरी उन्हें 3000 रुपयों में फ़राम की गई, और वक्त की कमी के बायस पहले उन्हें महकमे ज़राअत से बीज के हुसूल में दुश्वारी रही, और जब कीड़ा लगा बीज उन्हें मिल गया तो फिर बामर मजबूरी उन्होंने बजाई कर ली। मगर फसल वक्त से पहले ही ख़राब हो चुकी है, और रवां बरस अंदेशा है कि ज़िला मानसरा में गंदम का सख्त बहरान पैदा हो जाएगा। आइंदा जो गंदम की फसल होगी वो उस तरह नहीं होगी जो हमेशा होती थी। जमात इस्लामी हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ी होती रही है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें भरपूर हम किरदार अदा करेंगे। ये जो इशू बन रहा है ये सिर्फ हमारे आला हकाम और जो रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें ये सीड ग्रो करके दे रहे हैं, ये सीड जो हमें दे रहे हैं ये बाकायदा हम लोगों से उनके सारे जितने भी नुकसानात हो रहे हैं इसके ऊपर एफिडेविट्स भी लेंगे। इसके ऊपर जितना हमसे हुआ ये उन लोगों का नुकसान जो हो रहा है ये हम अपनी तरफ से पूरी बाकायदा कोशिश करेंगे आला हुकाम तक इस बात को पहुंचाएं। और ये जो पैदावार एक हुकूमत की जानिब से हमें जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है PSDP 50% इसका ऑफ तो है, लेकिन अगर जर्मिनेशन ना हो इसका कोई फ़ायदा नहीं है 50% ऑफ होने का। जबकि कई एकड़ ज़री अराजी भी बंजर होने का अंदेशा लाहक हो गया है। इस हवाले से जहां किसान, ज़मींदार और काश्तकार परेशान है, तो वहीं मजाज महकमे भी अपनी गफलत और लापरवाही तस्लीम करने से इनकारी हैं। ज़मींदार और काश्तकार हमारे माशरे और मईशत का अहम हिस्सा हैं। इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी और मजाज महकमों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम पब्लिक फ़ोरम हज़ारा के लिए राशिद अली राशिद, K2 TV, मानसरा।
जी नाज़रीन, राशिद अली राशिद की खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाज़ा की और आपने देखा, उनकी गुफ्तगू सुनी। किसानों ने राशिद अली राशिद से गुफ्तगू की है रिपोर्ट में और उनका यही कहना है कि महकमा ज़राअत की जानिब से ज़ाहिर है वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी जो है वो कायम किया जाता है और रिसर्च के बाद बीज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब मिली भगत कहें या मामला कुछ और है, इस पर कैसर तंदोली से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। कैसर तंदोली, यहाँ पर आपने देखा है कि ज़िला मानसरा भी चूँकि पहाड़ी इलाका ज़्यादा है तो ज़ाहिर ज़री ज़मीनें भी बहुत सारी होती हैं मुख्तलिफ। पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, वो तहसील बालाकोट और तहसील उगी, इसके अलावा दरबंद हो गया, दीगर जो मुल्हिका इलाके तमाम तरह इलाकों में, तो ज़ाहिर है अगर रिसर्च नहीं करके इस तरह बीज दिया गया सारे जगह पे, अगर यही मामला है तो फिर तो बड़े गंदे बहरान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए जी सदीक, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जी, पूरे हज़ारा डिवीजन के अंदर पहले 6 अजला थे, अब 8 अजला हो गए, लोअर कोस्तान और अपर कोस्तान को मिला के। जी बिल्कुल। हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा 2 वाहिद ऐसे अजला हैं पूरे हज़ारा डिवीजन के अंदर जहाँ पर ज़री ज़मीनें हैं, या आप ये कह लें कि वहाँ से गंदम और बाकी जो अनाज है जिसके अंदर मकई की फसलें भी होती हैं और दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, ये सूबे के नहीं तो कम से कम डिवीज़न की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। इतना वहाँ पर ज़मीनें मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर ज़री ज़मीनें, ज़रखेज़ ज़मीनें, और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर पखल का इलाका सारा जो है वहाँ पर बेहतरीन सब्ज़ी पैदा होती है, वहाँ पर बेहतरीन गंदम की काश्त इससे पहले होती रही है। लेकिन जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना कि किसान जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के हवाले से कि कैसे अपनी पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें इजाफा किया जा सकता है, तो वहाँ पर रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं, महकमा ज़राअत के अफसरान बिठाए हैं। महकमा ज़राअत के अलावा वहाँ पर रिसर्च सेंटर्स के लिए कई कनालों के ऊपर उनके रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। वहाँ पर जो इतनी कीमती ज़मीन है उनको दी गई है कि वो इन लोगों की मदद कर सकें। अगर उनकी मदद के साथ ये गंदा बीज, उनको कीड़ा लगा हुआ बीज उनको अगर दे दिया गया, वो भी पैसे लेके, तो इन सारे अफसरान को महकमा ज़राअत के जितने भी हैं और ये जो रिसर्च सेंटर्स के अंदर बैठे हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं शोबा ज़राअत का या मैं कोई उसका एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो हमारा महकमा ज़राअत है या जिसके अंदर जो रिसर्च सेंटर के अंदर जो लोग बैठे हैं, इनकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इनका कोई तरीकाकार नहीं है, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, इनको किस मकसद के लिए रखा गया है, या इनका कौन सी चीज़ें इन्होंने अप्लाई कर दी हैं, या कैसे जो इनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं उन्होंने आगे कैसे उन किसानों तक वो सारे सिस्टम को पहुंचाना है और उनको बताना है कि आपने अपनी पैदावार को कैसे बेहतर बनाना है और अपनी फसलों को कैसे बचाना है। अब इनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने पहले जिस तरह से कहा कि पहले गंदम के इतने हालात हमारे इस मुल्क के अंदर अच्छे नहीं हैं, हम लोग सूबे की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते, अगर चाहें तो कर सकते हैं अगर बेहतर इंतजाम किए जाएँ। और ये जो रिसर्च सेंटर्स और ये जो इन इदारों के वहाँ पर दफातर बनाए हुए हैं, वहाँ पर अफसरान बिठाए हुए हैं, वहाँ पर स्टाफ दिया हुआ है, तो अगर ये चाहें या प्रॉपर एक अमली बनाए तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, सूबे की जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर चलें इसको भी छोड़ देते हैं, 8 अजला की ज़रूरत अगर वो 2 डिस्ट्रिक्ट अगर पूरा करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ हो सकती है। बिल्कुल। सब्जी की तमाम तर सब्जी आपको वहाँ पर वाफिर मिकदार में वहाँ पर पैदा होती है और बड़ी अच्छी सब्जी होती है, फ्रेश सब्जी आपको किसी भी टाइम में जाएंगे आपको मिलेगी। गंदम की, इससे पहले मैंने पखल का जिक्र किया, पखल के अलावा हरीपुर के जितने भी गाँव हैं वहाँ पर बेहतरीन गंदम इससे पहले काश्त होती रही है। तो ये 2 अजला आपकी पूरी डिवीज़न की जो है ना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसे मामलात होंगे, लोगों को गाइड नहीं किया जाएगा और जिनकी जिम्मेदारी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो फिर तो चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी, नहीं बेहतर होंगी। अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि इस साल की जो गंदम है उसके नताइज कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे क्योंकि बीज ही अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ। और 50 किलो की बोरी वो कहते हैं कि रिसर्च सेंटर से जो है हमने 3000 रुपये की ली है, और 3000 रुपये की अगर एक बोरी उन्होंने 50 kg की ली है और उसको उन्होंने पैदावार के लिए इस्तेमाल किया है और अपने बीज के तौर पे इस्तेमाल किया है, और उसके नताइज फिर कैसे आएंगे, वो तो ठीक नहीं होंगे। रिपोर्ट में भी किसानों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना था पहले तो हमें गंदम मिल ही नहीं रही थी, ये जो बीज है तो बड़ी मुश्किल से बीज मिला और यहाँ पे भी बीज उनको मतलब कीड़ा लगा। चलिए पहली बात ये देखें, अगर पहले तो उस गंदम को जो आपने अपने वेयर हाउस में रखी होती है, इनके अपने वेयर हाउसेस बने हुए हैं, अगर उन्हें वहाँ पर आपने रखी हुई है, उसको कीड़ा लग गया, इसके जवाबदेही भी आपसे होनी चाहिए, वो कीड़ा कैसे लग गया और क्यों लग गया, और फिर आपने वो कीड़ा लगी हुई जो गंदम है वो आगे किसानों को फरोख्त कर दी, ये दूसरा जुर्म आपने किया। और दूसरा जुर्म आपने किया, और अगर रिसर्च सेंटर में बैठे वो काबिल लोग जो हैं उन्होंने उस गंदम को, उस बीज को
ठीक करार दिया उन्होंने, तीसरा जुर्म किया। जी। तो इन तमाम तर जराइम की जो फहरिस्त है, इन सब का हल यहीं से निकलता है कि सारे महकमे ज़राअत के अफसरान को इकट्ठा किया जाए, इन रिसर्च सेंटर्स के अंदर बैठे लोगों की सबकी डिग्रियाँ चेक की जाएँ, इनको किस क्राइटेरिया के तहत इन्होंने सिलेक्शन हुई इनकी और किस क्राइटेरिया के तहत इनको बिठाया गया, और ये बड़ी बड़ी सीटें और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें इनको कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और इस सारी छानबीन हो तो पता लग जाएगा आपको। मैंने कहा ना कि मैं ज़रूरी मामलात के अंदर मेरी एक्सपर्टीज नहीं होंगी, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि ये रिसर्च सेंटर्स के अंदर और महकमा ज़राअत के अंदर जो लोग बैठे हैं, इनका अपना भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से? बालाकोट से मुनीर खान अर्ज कर रहा हूँ सर। जी मुनीर साहब क्या कहेंगे? जी सर मसला ये है कि ये गुज़िश्ता साल भी हमारी गंदम की फसलों को लेट भी हो गई कोरोना की वजह से, बरसात भी ज्यादा थी। तो तीसरा हमारे ऊपर जुल्म ये हुआ कि हमें इन्होंने कहा कि हम आपको गंदम कटाई की मशीनें देंगे जी। तो इन्होंने जिला मानसेरा में 13 मशीनें लाई हैं गंदम कटाई के लिए। वो छोटी छोटी ट्राली नमा मशीनें थी, जब खेत में लाई हम उन्हें, इनके इंतजार में लेट भी हो गए तो वो काम ही की न गई। यानी कि पूरे सुबह सरात के साथ लगाएं तो वो सैकड़ों में मशीनें आई हैं जो कि बगैर किसी काम के वर्कशॉप में खड़ी हैं। वो इतना बड़ा पैसा किस मद में गया, कहाँ गया वो मशीनों का, जो चाइना से गंदम कटाई की मशीनें इन्होंने मंगाई थी। नंबर 2 सर, इस दफा जो हमें बीज मिला है वो एक्सपर्ट कोई आदमी भी आकर देख सकता है कि उस बीज की क्या पोजीशन है, कि वो अभी। मुनीर साहब आपने कहा कि बीज आपने देखा और उसके अंदर कीड़ा लगा हुआ था, वो बीज जो है वो आप उसको इस्तेमाल आपने किया क्यों? आपने क्यों उसको बीज को जो है इस्तेमाल किया, क्यों अपने खेतों में डाला? अर्ज ये ना सर कि जिस वक्त हमने बुआई कर चुके तो सील शुदा बोरियां हमें मिलती थी हर साल की तरह, तो हम खेत में ले गए और ट्रैक्टर काश्त कर चुका है, सारी जमीन को हल मार चुका था। उसके वक्त जब हमने बोरियां खोली अभी बीज डालना है, उसमें देखा 50% उसमें जो बीज था वो खाया हुआ था और उसमें ग्रेडिंग भी नहीं की हुई थी। यानी कि उसी वक्त किसी जिम्मेदार से बार के ऊपर उन्होंने पता नहीं मोरें जेली मारी हैं, कहाँ से मारी हैं, वो उसी तरह फिर मजबूरी थी हमारी काश्त होने की। फिर उसके बाद उनसे राब्ता करते रहे हैं, भाई ये आकर देखो गंदम को मरद लग चुकी है, खुराक हुआ है जी, कोई आदमी नहीं आया। बल्कि इनसे जब अभी पूछते हैं जी। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें बालाकोट से कॉल की। जी नाजरीन, गुफ्तगू जारी रखेंगे मगर यहाँ पे वक्त हो जाता है एक मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे बालाकोट से एक कॉलर मुनीर कैसे तंदोली, वो भी ज़मींदार थे। उनका यही कहना था, आपने जिस तरह सवाल किया कि आपने पहले देखा नहीं है, आपने क्यों इस्तेमाल किया, तो उनका ये कहना था कि जब हमने जो सील लगी हुई बोरियां हमारे पास पहुंची थी तो उन पर उन्होंने शक भी जाहिर किया कि शायद वो जेली मोरे उन पे मतलब वो करके स्टैंप वगैरह लगा के जेली, तो ऐसा भी हो सकता है आपके ख्याल से? क्या नहीं हो सकता है, तो सब कुछ होता है। ये तो लगता है आपको यहाँ पर इसी तरह? नहीं, मुझे मैं इसमें बगैर देखे, क्योंकि मैंने ना बीज देखा है ना वो मैंने मोरे देखी है, मैं इस हवाले से, लेकिन ये सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब मुनीर साहब ने अगर इस शक का इजहार किया तो मैं चाहूँगा कि महकमा ज़राअत के जो लोग हैं, रिसर्च सेंटर के जो जिम्मेदार हैं, उनसे मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी है। वो बात करें, वो बताएं कि वाकई इस बात के अंदर कितनी सदाकत है, या जो बात मुनीर साहब ने या जो हमारी रिपोर्ट के अंदर हमने बाकी लोगों से सुनी उसमें किस हद तक सदाकत है। अगर वो इस बात से इनकार करते हैं या कहते हैं कि सारी चीज़ें बेबुनियाद हैं, तो आके बात करें, आके अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करें, क्योंकि अभी तक तो एक साइड की स्टोरी आ रही है ना कि ऐसे है, लेकिन नुकसान लोगों का हुआ है, उनको तकलीफ पहुंच रही है, वो दर्द में है कि उन्होंने एक पैसे दे के बीज खरीदा और उसके बाद अभी उनको फसल में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।
तो इसके ऊपर ज़रूर जवाबदेही होनी चाहिए। अगर महकमा ज़राअत के लोग ज़िम्मेदार हैं और अगर महकमा ज़राअत और रिसर्च सेंटर के ज़िम्मेदारों ने इसके अंदर कोताही बरती है तो उनके, मैंने कहा ना कि उनके तो मामलात चेक होने चाहिए, और दूसरा इनकी डिग्रीज चेक होनी चाहिए, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका क्राइटेरिया का पता होना चाहिए कि रिसर्च सेंटर्स के हवाले से कि ये क्या रिसर्च कर रहे हैं और किस हद तक। एक रिसर्च सेंटर आपको पता है कि मानसेरा के अंदर पत्ती का भी बना हुआ है, जो टी है उसके अंदर क्या एक्सपर्टीज़ हो रही है। हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, ये बताई गई थी और ये सामने आई थी और मैं खुद वहाँ पर विज़िट भी करके आया कि मानसेरा के अंदर पत्ती की जो काश्त है वो बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छे स्टैंडर्ड के ऊपर जो वहाँ से मकामी लोगों ने जो पत्ती काश्त की उसके नताइज मिले। वहाँ पर रिसर्च सेंटर बना, उसने भी इस बात की जो है तस्दीक की कि वाकई ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद वहाँ से कोई इतने मौसर नताइज नहीं आए। ना किसी ने ये कहा कि ये पत्ती जो है हम लोग अमेरिका में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में भिजवा रहे हैं या बरतानिया में भिजवा रहे हैं और ये पत्ती मानसेरा से जा रही है। तो अगर वहाँ पर इतने बेहतरीन नताइज आए थे, अगर वहाँ पर इतने बेहतरीन पत्ती जो है उसकी पैदावार थी, तो ये चीज़ें सामने क्यों नहीं लाई जा रही? या वो सिर्फ बातें थी, या सिर्फ रिसर्च सेंटर बनाने के लिए ये सारी बातें की गई, या वहाँ पर सारे मामला लाने के लिए बातें की गई? अगर ऐसा नहीं था तो फिर वहाँ से जो नताइज निकले या जो वहाँ की जो पैदावार है उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर, अगर चलें बाहर नहीं भिजवा रहे तो पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर जा रही है, कैसे उसको आप उसकी जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने लानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर वो सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, सारी चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखें तो ऐसी चीज़ें ना हो। मैंने आपको कहा ना कि कुछ और नहीं ना तो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा जो है तमाम तर जो अनाज की ज़रूरियात हैं हज़ारा डिवीज़न की कम अज़ कम वो पूरी कर सकते हैं। ये 2 अजला कर सकते हैं। कैसे तनोली अपने तीसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, टाइम भी शॉर्ट है। तो जिस तरह आपको पता है कि 9 तैनात DIG हज़ारा मीरवाइज़ ने आज अपना जो चार्ज था वो संभाल लिया है DIG हज़ारा का। तो क्या समझते हैं, हमने गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स भी किए हैं, जराइम की शरह के हवाले से हमने बात की और अभी हमने देखा है कि नोटिफिकेशन हुआ है DPO एबटाबाद को भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसके अलावा DPO मानसेरा को भी कोर्स पर भेज दिया गया है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कोर्स पर भेज नहीं गया, उनका नंबर था, उन्होंने कोर्स पर जाना था। लेकिन अब मसला ये है कि देखें मीरवाइज़ न्याज़ की मैं थोड़ा सा सर्विस के हवाले से आपको बताऊँ। मीरवाइज़ न्याज़ इस्लामाबाद में उनकी जो पोस्टिंग है वो ज़्यादा रही। मीरवाइज़ न्याज़ SP ट्रैफिक रहे, मीरवाइज़ न्याज़ SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद रहे, मीरवाइज़ न्याज़ SSP हेडक्वार्टर भी रहे, SSP सिक्योरिटी भी रहे और उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए बाहर कोर्स पे भी गए, अमेरिका में भी 2 साल गुजार के आए। उसके बाद जब वो वापस आए तो वापस आके क्योंकि मीरवाइज़ न्याज़ एक अच्छी शोहरत के पुलिस ऑफिसर ज़रूर हैं लेकिन वो तगड़े भी हैं। तगड़े से मुराद के उनके भाई जो हैं काजिम न्याज़ साहब, वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो उनके मामला तो बड़े अच्छे लेवल पे और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है गवर्नमेंट के साथ, बड़े हाई लेवल्स पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। अब मीरवाइज़ न्याज़ की जो अभी जो रिसेंट जहाँ से वो पोस्टिंग उनकी हुई, जहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो FIA में थे। FIA के अंदर भी वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे और बड़ी तगड़ी पोस्ट थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अर्सा गुजारा। लेकिन हज़ारा के अंदर अब मैं ये समझता हूँ कि उनका बतौर DIG और एक आला ओहदे के ऊपर ये पहला तजर्बा है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। और ज़ाहिरी बात है, ये ख़बर 2-3 दिन पहले आई थी कि उनको DIG हज़ारा जो है वो लगाया जा रहा है। उस दौरान उन्होंने कुछ शायद अपनी भी कुछ ख्वाहिशात का इजहार किया हो, चाहे शायद उन्हें या हुकूमत ने कुछ या एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसा प्लान किया हो कि उनको उनकी मर्ज़ी की टीम दी जाए जिसको वो चाहते हो या जिससे वो बेहतर काम ले सकते हों। अब आपने खुद ही कहा कि DPO यासिर अफरीदी को अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि DPO एबटाबाद थे, वो उनको फ़ौरन से आज ही उन्होंने चार्ज संभाला, बल्कि उन्होंने वेलकम भी किया मीरवाइज़ न्याज़ को। आज ही उनका नोटिफिकेशन हो गया, आज ही उनका नोटिफिकेशन हो गया, SSP ऑपरेशन पेशावर चले गए। साथ ही साथ आपने सादिक बलोच साहब जो DPO मानसेरा थे उनके भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह भी नए ऑफिसर आएंगे। तो अब ज़ाहिर बात है ख़ुद भी वहाँ पर नए हैं, उनको टीम भी नहीं मिलेगी। ये लोग उनको हेल्प आउट कर सकते थे कि किस नौइयत के मसाइल हैं यहाँ पर, एबटाबाद के अंदर क्राइम किस तरह का है, मानसेरा के अंदर किस तरह का है, हरीपुर के अंदर किस तरह का है। हरीपुर के DPO भी आपको पता है कि अभी नए आए हैं वो भी। तो नई टीम, वो ख़ुद भी नए हैं, नई टीम उनको मिलेगी। तो अब उनको शुरू से सारी चीज़ों को जो है उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कैसे इन तमाम तर मसाइल के ऊपर, इन जराइम के ऊपर काबू पाया जा सकता है। लेकिन वो एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, अच्छे शोहरत के हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शायद वो अच्छे नताइज दे देंगे इसके ऊपर।
अब टीम उनकी उनको कैसा रिस्पॉन्ड करती है ये देखना ज़रूरी है। जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने बड़े ओहदों पर फायज रहे, स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर। नहीं, बड़े ओहदों पर फायज जरूर रहे, लेकिन वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहे। देख, इस्लामाबाद के अंदर जराइम, मतलब देखा जाए जराइम की शरह में, या इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली पुलिस अफसरान को काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस्लामाबाद के फेडरल में अगर बात की जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि देखिए इस्लामाबाद के अंदर काम करना इसलिए मुश्किल होता है, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस वाले जो है ना, पुलिस अफसरान जो हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर काम वैसे तो आपकी अयाशी है, मज़े हैं, लेकिन काम से मुराद ये है कि अगर किसी जगह पे भी कोई छोटे से छोटे शख्स को भी कहते हैं ना रोक लिया जाए, या किसी मसले के अंदर उसका कोई केस बन जाए, को आ जाए, तो वो सेक्रेटरी से नीचे बात नहीं करता, वो मिनिस्टर से नीचे बात नहीं करता। इस्लामाबाद में जो कम से कम राब्ते की जगह होती है वो सेक्रेटरी ऑफ फेडरल मिनिस्टर होता है। तो उनको हर टाइम ये खौफ रहता है कि यार अभी किसी सेक्रेटरी साहब की कॉल आ जाएगी, कभी किसी मिनिस्टर साहब की कॉल आ जाएगी, किसी आम से केस के अंदर भी। तो फिर ये खौफ रहता है कि अगर कुछ अच्छे से डील ना किया तो आपको किसी भी सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बाकी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको ये मामला डील नहीं करने पड़ते। वहाँ पर बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई आपको फ़ोन भी या अप्रोच भी करेगा तो सीएम कर सकता है, कुछ सेक्रेटरी कर सकता है वहाँ पर, लेकिन फेडरल के अंदर आपको हर केस के अंदर इससे नीचे की सिफारिश नहीं मिलती। तो इसलिए दूसरा वहाँ के लोगों को शऊर की भी थोड़ी कमी होती है, चूंकि पहाड़ी इलाके हैं ज़्यादा। नहीं, शऊर का मसला नहीं है, मसला इधर अप्रोच का है कि जिसकी जहाँ पे अप्रोच होती है। अब एक अगर बिलफर्ज एक स्वीपर है, एक सेक्रेटरी साहब के घर काम करता है, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी है तो सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी अगर किसी आईजी को या डीआईजी या एसएसपी को फ़ोन करेगा तो उसको तो स्वीपर के लिए भी जो है ना, आपने देखा कि वो उसके लिए सेक्रेटरी फ़ोन कर रहा है। तो यहाँ पर मामलात ये हैं कि यहाँ पर एक किसी भी लेवल के अगर आप बंदे को पकड़ोगे, चाहे वो बहुत ही छोटे लेवल पे हो, उसके मामलात इतने, लेकिन वो डायरेक्ट अप्रोच आपको सेक्रेटरी या मिनिस्टर से करवाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को डील करना मुश्किल होता है, जबकि बाकी इसकी निस्बत केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर ऐसे मामलात नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि किसी बड़े किसी लैंडलॉर्ड को आपको अप्रोच करना पड़े या किसी बड़े की सिफारिश आपको लेनी पड़े। तो इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा हैं, वहाँ पर कम है। लेकिन वहाँ पर क्राइम जो है वो मुख्तलिफ नौइयत का है। वहाँ पर दुश्मनदारियाँ हैं, वहाँ पर कत्ल की वारदातें हैं, टारगेट किलिंग भी हज़ारा डिवीज़न के अंदर हमने देखी है, मंशियात का मामलात हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा जो है ना वो बड़े दिल के साथ डील करनी पड़ती हैं। आपको अब एक दिलेर अफसर होकर आपको वहाँ पर जीना पड़ता है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसे मामलात नहीं और क्विकली आखिर में मैसेज दीजिएगा, जिस तरह आपने कहा मीर वाइज ने आज यंग लुकिंग है, तो लगता है आपको जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे हज़ारा डिवीज़न? मैंने कहा एक प्रोफेशनल आदमी है, एक अच्छी शोहरत का पुलिस ऑफिसर है, चीज़ों को बेहतर समझता है, कर सकता है अगर करना चाहिए। और दूसरी टीम सारी उनके साथ नहीं आ गई है, अगर टीम को साथ लेके चले, और टीम डीपीओ से नीचे की भी टीम है, आपके एसपी इन्वेस्टिगेशन है, आपके डीएसपी साहिबान हैं, आपके इंस्पेक्टर साहिबान हैं, उनको अगर आपने साथ बनाया तो वो आपको नताइज देंगे। आपके डीपीओ से आपको इतनी तवक्को नहीं रखनी चाहिए, नीचे के लोग आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया कैसे तनोली जी। नाज़रीन, आज के बड़े अहम मौज़ूआत थे। सबसे पहले सेगमेंट में हम लोगों ने बात की ज़िला हरीपुर के इलाके खलाबट टाउनशिप का तमाम तर लोगों के जो मसाइल थे, कब्रिस्तान का एक बड़ा मसला था। ब्यूरो चीफ हरीपुर महर सिमाब से हमने तफसीलन बात की, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, कैसे तनोली की गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा ज़िला मानसरा की जो हमारी आज का टॉपिक था महकमा ज़राअत के हवाले से, उनकी जानिब से किसानों को जो बीज दिया गया है उसको कीड़ा लग चुका है, ख़राब बीज दिया गया है। और इसके अलावा जो तीसरा हमारा टॉपिक था, मीर वाइज नियाज DIG हज़ारा 9 तैनात हुए हैं, तो उस हवाले से भी कैसे तनोली की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, सदीक औरंगज़ेब और कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।